सुनीता के ससुराल वालों को तरह तरह का खाना खाने का बहुत शौक था, लेकिन उसकी सासू माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। सुनीता अपनी सास के लिए खिचड़ी लेकर आती है और कहती है, माँ जी प्लीज ये खिचड़ी खा लीजिए, मैंने आपके लिए बनाई है। डॉक्टर ने आपको हल्का खाना खाने के लिए बोला है, ये आपके पेट के लिए बहुत अच्छी है। सुनीता तू तो जानती है बहू, हम हलवाई के खानदान के हैं, ये सब खाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और तुम मेरे लिए खिचड़ी लेकर आ गई। डॉक्टर तो पागल है, कुछ भी बोलता है। तू जा और मेरे लिए आलू के पराठे बना कर ले आ। नहीं माँ जी, अपने माता पिता को तो मैं खो चुकी हूँ, लेकिन आपको नहीं खोना चाहती। आप इस घर की रौनक है, इसलिए आपको मेरी कसम है, आपको ये खिचड़ी खानी होगी। और रही आपके स्वाद की बात, तो उसका भी मैं कोई ना कोई तरीका निकाल ही लूंगी। ठीक है, लेकिन ये रोज रोज नहीं चलेगा। मैं खिचड़ी नहीं खा सकती बहू, मुझे खुद नहीं पता कि मेरी जिंदगी कितने दिन की बची है। फिर मैं ऐसे बेस्वाद खाना खाकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। ललिता सुनीता की जिद करने पर खिचड़ी खा लेती है, लेकिन अब सुनीता को इस बात की चिंता सता रही थी कि वो अपनी सास को रोज रोज खिचड़ी कैसे खिलाए। यही सब सोचते हुए वो परेशान हो रही थी और खुद से कहती है, माँ जी को मैंने खाना तो खिला दिया, लेकिन अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी उसके घर उसकी पड़ोसन सुलेखा आती और वो एक प्लेट में कुछ डोसे लेकर आई हुई थी। सुलेखा ने वो डोसे सुनीता को दिए और कहा, सुनीता आज मेरी बेटी का जन्मदिन था, तो मैंने अपनी बेटी के लिए उसकी पसंद के डोसे बनाए थे, वही मैं तेरे लिए लेकर आ गई। तू भी खा लेना और अपनी सास को भी खिला देना। मैं जानती हूँ कि कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब है और उन्हें बाहर का खाना मना है, लेकिन डोसा हेल्दी होता है। ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया सुलेखा, अब तो मेरी सास भी ये डोसे खुशी से खा लेंगे और कम से कम मेरी आज की परेशानी तो ठीक हो जाएगी। बाकी कल की कल देखते हैं। अब सुनीता खुद भी डोसा खा लेती है और अपनी सास ललिता को भी डोसा खिला देती है, लेकिन डोसा खाने की वजह से घर में बहुत सारी खिचड़ी बच गई थी, जो कि उसने फ्रिज में रख दी थी। अब अगले दिन सुनीता ने वो खिचड़ी फ्रिज से निकाली और कहा, मैं इस खिचड़ी का अपमान तो नहीं कर सकती, अब ऐसा क्या करूं जो ये खिचड़ी सब लोगों के काम आ जाए और बर्बाद भी ना हो। तभी सुनीता को एक दिन अपनी पुरानी पड़ोसन सुलेखा की बात याद आती है कि डोसा सच में सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, वो शरीर को नुकसान भी नहीं करता। उसकी पड़ोसन सुलेखा का सांभर थोड़ा सा घर में बचा हुआ था और सुनीता ने सोचा, अगर मेरे पास सांभर बचा हुआ है और खिचड़ी रखी है, अगर मैं खिचड़ी का डोसा बना दूंगी तो मेरी सास के पेट में हेल्दी खाना भी जाएगा और वो नुकसान भी नहीं करेगा। उससे डोसा तैयार करती है और उसके बाद उसके अंदर एक दिन पुरानी खिचड़ी भर देती है। पूरे घर में खिचड़ी डोसे की खुशबू फैल जाती है और तभी ललिता रसोई में आकर कहती है, क्या बना रही है? आज पूरे घर में खुशबू फैली हुई है, कहीं ऐसा ना हो थोड़ी देर में पड़ोसी बर्तन लेकर कुछ न कुछ मांगने के लिए आ जाए। माँ जी, आज मैंने क्या बनाया है ये बात मैं आपको तब बताऊंगी जब आप उस चीज को खा लेंगी। चलिए बैठ जाइए, मैं खाना तैयार कर देती हूँ। जिसके बाद सुनीता 2 थालियों में अपने लिए और अपनी सास के लिए खिचड़ी डोसा लगाती है। जैसे ही उसकी सास ने खिचड़ी डोसा खाया तो उसे वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि खिचड़ी मसालेदार थी और डोसा एकदम कड़क था। अब चिंता की जगह संतोष से ललिता ने कहा, सच में बहू ये डोसा बहुत अच्छा बना है, लेकिन इसके अंदर तूने क्या भरा था? बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा था, वो आलू तो नहीं था। जिसके बाद सुनीता अपनी सास को बता देती है कि उसने उनकी सेहत का ध्यान रखते हुए उन्हें खिचड़ी डोसा खिलाया। इस पर उसकी सास ने कहा, कुछ भी बोलो, मेरी बहू है बहुत तेज, आखिर उसने मुझे खिचड़ी खिलाने का रास्ता निकाल ही लिया। खैर कोई बात नहीं, अगर तू मुझे खिचड़ी डोसा खिलाएगी तो मैं रोज खिचड़ी डोसा खाने को तैयार। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और सुनीता का पति मुकेश, जो कि शहर काम करने के लिए गया हुआ था, वो वापस आता है। सुनीता मुकेश के लिए भी खिचड़ी डोसा बनाकर तैयार कर देती है। मुकेश ने जैसे ही खिचड़ी डोसा खाया तो सुनीता की तारीफ करते हुए बोला, सच में सुनीता, ये खिचड़ी डोसा बहुत ही स्वादिष्ट बना है। अच्छा हुआ कि तुम्हारी पड़ोसन उस दिन डोसा लेकर आ गई थी और तुमने माँ की परवाह करते हुए उन्हें डोसा कैसे खिलाना है इस बारे में सोचा। मुकेश जी, इस परिवार के बारे में सोचना ही तो मेरा काम है, और अगर मैं इस परिवार के बारे में नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा? लेकिन मैं तो परेशान ये सोचकर हूँ कि अब तो मुझे शहर के काम से भी निकाल दिया गया है और 3 महीने की तनख्वाह भी दे दी है। अब हम 3 महीने तक तो अपने घर का खर्च चला लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे? वो आपस में ये बातें कर ही रहे थे कि तभी उनकी पड़ोसन सुलेखा आती है और सुनीता से कहती है, सुनीता, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी और खाना बनाने का मन ही नहीं कर रहा। मेरे ससुराल वाले दूसरे गांव शादी में गए, अगर तेरे घर में कुछ रात का बचा हुआ खाने को है तो मुझे दे दे। अरे सुलेखा, कैसी बात करती हो, तुम तो मेरी बहन जैसी हो, और मैं तुम्हें रात का बचा हुआ खाना क्यों दूंगी? मैंने अभी अभी खिचड़ी डोसा बनाया,
तुम वो ले लो, पर पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। सुलेखा पहले तो सुनीता के मुंह से खिचड़ी डोसा सुनकर हैरान होती है और उसके बाद वो खिचड़ी डोसा लेकर चली जाती है। दोपहर के समय सुनीता के घर सुलेखा वापस आती है और कहती है, सुनीता, मुझे भी ये बताना कि तूने वो खिचड़ी डोसा कैसे बनाया था। वो तो बहुत ही बढ़िया था और मैंने थोड़ा सा डोसा बचा कर रखा था। दोपहर में जब मेरी बेटी स्कूल से आई तो उसे भी खिलाया और उससे भी वो बहुत पसंद आया। सच में? क्या वो डोसा तुम्हें इतना पसंद आया? मैंने तो वो बस अपनी सास के लिए बनाया था क्योंकि मेरी सास हेल्दी खाना खा सके। उन्हें तो बाहर का चटपटा खाना बहुत अच्छा लगता है। वो डोसा सच में बहुत अच्छा था और सेहत के लिए भी ज्यादा सही है। जब हम मसाला डोसा खाते हैं तो फिर उसमें डला हुआ आलू शरीर को नुकसान करता है, लेकिन अगर हम खिचड़ी डोसा खाएंगे तो वो फायदा ही करेगा और हम उसमें वेजिटेबल खिचड़ी भी डाल सकते हैं। सुलेखा ये बात बोलकर अब सुनीता की तारीफ करके वहां से चली जाती है और दरवाजे के पास खड़ा हुआ मुकेश ये सारी बातें सुन रहा था। ये सारी बातें सुनने के बाद मुकेश ने सुनीता से कहा, मुझे नहीं पता था सुनीता, तुम इतनी ज्यादा समझदार और होशियार हो। और अब मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। मुझे ऐसा लगा था शहर जाकर जब मैं कमा लूंगा तो अपने परिवार की सारी परेशानियों को दूर कर दूंगा, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि मेरी परेशानियां भी दूर हो सकती हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे जरिए परेशानियां दूर हो सकती हैं? मैं कुछ समझी नहीं। हम तुम्हारा ये खिचड़ी डोसा बाजार में बेचेंगे। इससे कई सारे लोगों को जिन्हें खिचड़ी खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उन्हें भी खिचड़ी से प्यार हो जाएगा। मुकेश जी, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं और आपने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो जरूर। जिसके बाद सुनीता और मुकेश बाजार के अंदर खिचड़ी डोसे का स्टॉल लगाते हैं, लेकिन ग्राहकों को डोसा पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि उन्हें हमेशा मसाले वाले डोसे खाने की आदत थी और ग्राहक उनके डोसे की बुराई करते हैं। अरे भाई, हम बीमार थोड़ी हैं जो खिचड़ी वाला डोसा खाएंगे। मसाला डोसा, पनीर डोसा, प्याज डोसा, यही सब अच्छा लगता है। भला खिचड़ी डोसा कौन खाता है? अब सुनीता और मुकेश बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते और कई महीनों तक ऐसे ही खिचड़ी डोसा बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। एक दिन वो अपना स्टॉल लगाते ही नहीं और घर पर बैठे होते हैं। तभी उनके घर धनराज नाम का एक आदमी आता है और कहता है, मेरा नाम मिस्टर धनराज है और यहीं पास में मेरा धनराज हॉस्पिटल है। दरअसल मैं आपसे आपके खिचड़ी डोसे के बारे में बात करने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि बाजार में वो डोसा नहीं बिक रहा क्योंकि उन लोगों को अपनी सेहत खराब करने की आदत हो चुकी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हॉस्पिटल की कैंटीन में तुम्हारा एक खिचड़ी डोसा रखूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। इससे तो हमारा खिचड़ी डोसा बहुत अच्छा बिकेगा। वैसे भी बीमार लोगों को तो ज्यादातर दाल खिचड़ी खाने को ही बोला जाता है। अगर उन्हें खिचड़ी डोसा खाने को मिलेगा तो उनका दिल भी खुश होगा। जिसके बाद धनराज उन्हें अपने धनराज हॉस्पिटल में खिचड़ी डोसे का एक स्टॉल खुलवा देता है। वहाँ पर आने वाले मरीज और उनसे मिलने वाले गेस्ट अक्सर ये खिचड़ी डोसा लेकर खाया करते और इस तरह उनका खिचड़ी डोसा बहुत अच्छा बिका करता। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रमेश नाम का आदमी रहता था। वो रोज सुबह अपने ठेले पर चिकन रखकर पूरे गांव में घूमता था और आवाज लगाता, गर्मा गर्म चिकन ले लो, ताजा चिकन। लेकिन किसी को उसका चिकन पसंद नहीं आता था। कभी कोई कहता, तेरा चिकन सख्त है, तो कोई कहता, इसमें स्वाद ही नहीं है। दिन बीतते गए और रमेश का मन टूटने लगा। एक दिन वह उदास होकर घर आया। पत्नी सीता ने पूछा, क्या हुआ, आज फिर चिकन नहीं बिका? रमेश बोला, हाँ सीता, अब तो लगता है ये काम ही छोड़ दूं। कोई मेरे चिकन को देखता भी नहीं। सीता मुस्कुराई और बोली, छोड़ने की नहीं, बदलने की जरूरत है। कल से चिकन नहीं, मटन और रोटी बेचो। मटन मैं बनाऊंगी। अगले दिन सुबह सीता ने अपने हाथों से मटन करी बनाई। उसमें खास मसाले और देसी घी डाला। साथ में गर्मा गर्म रोटियां सेकीं। रमेश ने सब कुछ ठेले में सजाया और निकल पड़ा। जब उसने बाजार में ठेले का ढक्कन खोला तो खुशबू पूरे गांव में फैल गई। लोग दौड़ कर आए, अरे रमेश, जरा हमें भी देना, कितना बढ़िया खुशबू आ रही है। थोड़ी ही देर में सारा मटन और रोटियां बिक गईं। रमेश घर लौटा, चेहरे पर मुस्कान थी। सीता, तेरे हाथ का जादू चल गया। उस दिन के बाद से रमेश ने चिकन बेचना छोड़ दिया। काशीपुर में संध्या अपनी सौतेली माँ उमा, सौतेली बहन स्वाति के साथ रहती थी।
उसकी सगी माँ उसके पैदा होते ही मर गई थी। ऐसे ही एक रोज, अरे ओ महारानी, अभी तक पलंग पर पड़ी है, बाहर देख धूप निकल आई है, अब उठ और घर की साफ सफाई कर दे, फिर गर्मा गर्म चाय बना कर ले आ मेरे लिए, और सुन, उसके बाद नाश्ते में खिचड़ी बना दे सबके लिए। माँ स्वाति भी तो सो रही है, कभी उसको भी बोल दिया करो काम के लिए। मुझसे जुबान चलाएगी? अरे मेरी बेटी से अपना मुकाबला कर रही है, कहाँ वो और कहाँ तू, चल उठ नहीं तो एक लगाऊंगी। हार थक कर संध्या को उठना ही पड़ता है। वो घर के कामकाज में लग जाती है, लेकिन इन सब से स्वाति काफी आलसी हो गई और संध्या हर काम में माहिर हो गई, और खासकर खिचड़ी बनाने में। उसे खिचड़ी बड़ी ही पसंद थी। समय बीता और एक बड़े घर से रिश्ता आया तो माँ ने झट से अपनी बेटी स्वाति की शादी उस अमीर घर के लड़के रौनक से बड़ी धूमधाम से कर दी। रौनक के यहाँ एक नौकर था सूरज, जो कि बड़ा गरीब था। स्वाति की माँ ने चालाकी चलते हुए उसकी शादी अपनी संध्या से करवा दी। स्वाति का पति रौनक बड़ा ही तेज और चालाक था। वो कम पैसों में सूरज से खूब काम करवाता था। ऐसे ही समय बीता। एक रोज स्वाति बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब मुझसे खाना नहीं बनता, कोई नौकर रख लो। ये सुनकर रौनक वहीं खड़े सूरज से बोला, अरे ओ बुद्धूराम, कल से अपनी घरवाली को बोलो हमारे यहाँ खाना बना दिया करे, और घर की साफ सफाई और बाकी काम तो तू कर ही लेता है, इससे तुम दोनों की कमाई दोगुनी हो जाएगी, समझा? जी समझ गया मालिक। घर आकर सूरज ने ये बात अपनी पत्नी संध्या को बताई। संध्या को ये बात बड़ी अजीब लगी। वो सब तो ठीक है जी, लेकिन वो मेरी बहन भी है, भले ही सौतेली सही, मैं उसके यहाँ काम करूंगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, आप उनको मना कर देना। संध्या ने इसके लिए मना कर दिया। सूरज ने जाकर अपने मालिक से ये बात कह दी। ओह अच्छा, सेल्फ रिस्पेक्ट। तुम यहाँ पर नौकर हो तब तुम्हारी इज्जत कम नहीं होती। अब तुम्हें भी कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है, हम कोई और नौकर और नौकरानी ढूंढ लेंगे, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, समझे? अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए मालिक। सुनाई नहीं दिया, निकल जाओ यहाँ से। सूरज उदास होकर घर आ गया और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करूं? मुझे तो और कोई भी काम नहीं आता, अब मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा? ना ही मैं पढ़ा लिखा हूं कि कहीं कुछ नौकरी मिल जाए। आप चिंता मत कीजिए, कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा। अगली सुबह सूरज ने संध्या से कहा, संध्या मैं मजदूरी ढूंढने जा रहा हूं, तुम कहीं बाहर मत निकलना और अपना ख्याल रखना, अच्छा? जी ठीक है। सूरज काम ढूंढने निकल गया। वो सारा दिन यहाँ से वहां भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं भी मजदूरी नहीं मिली। शाम को उदास होकर वो घर को लौटा और बोला, मुझे तो लगता है कि मेरी बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं संध्या। मुझे कहीं मजदूरी का काम नहीं मिल रहा, अब हम कैसे अपना गुजारा करेंगे? आप परेशान मत होइए, बस ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैंने खिचड़ी बनाई है, मैं लगा देती हूँ। कुछ देर बाद संध्या उसको खिचड़ी परोसती है। उसके हाथ की खिचड़ी खाते ही सूरज बहुत खुश हुआ। अरे वाह, तुम तो बहुत ही अच्छी खिचड़ी बनाती हो। मेरा तो मन कर रहा है कि पतीला भरकर खा जाऊं। हाँ, घर में भी सभी यही बोलते थे कि मैं खिचड़ी बहुत अच्छी बनाती हूँ। वैसे एक आइडिया है, क्यों ना हम खिचड़ी बेचने का ही काम खोल लें? हाँ कर तो सकते हैं, लेकिन नहीं नहीं, अभी तुम रहने दो, अभी मैं कुछ और काम ढूंढ लूं, क्या पता मिल ही जाए। अगले दिन सूरज फिर काम की तलाश में निकल गया और घर पर बैठी संध्या को एक आइडिया आया। वो थोड़ी सी बचत किए हुए पैसे से खिचड़ी बनाने का सामान ले आई और जल्दी ही चूल्हे पर खिचड़ी बनाकर तैयार कर ली, और फिर घर के बाहर एक छोटी सी टेबल पर पतीला रखकर खिचड़ी बनाकर बेचने लगी। वो वहां आने जाने वालों से कहती, आइए आइए, हमारे यहाँ की स्वादिष्ट खिचड़ी खाइए। ये सुनकर कुछ लोग रुक गए। अरे खिचड़ी, अरे वाह, आज तक तो हमने कभी खिचड़ी बिकते हुए नहीं देखी। लाओ लाओ, खाकर देखते हैं जरा। उस रोज संध्या ने 200 रुपए की कमाई कर ली थी। कुछ देर बाद सूरज भी काम से लौट आया। संध्या ने उसे आज की आमदनी दी तो वो हैरान रह गया। ये पैसे कहाँ से आए संध्या? मैंने आज से खिचड़ी का काम शुरू कर दिया, पहले दिन ही अपना धंधा चल पड़ा। क्या सच में? फिर तो अब हम खुद का यही काम शुरू करेंगे। मैं भी अब इस काम में तुम्हारी सहायता करूंगा। अगले दिन से सूरज भी उसके साथ खिचड़ी बनाकर बेचने लगा, लेकिन अब उनका वो छोटा सा टेबल छोटा पड़ने लगा। इसलिए कुछ दिन बाद सूरज एक ठेला ले आया। ये ठेला? हाँ संध्या,
अब से हम ठेले पर खिचड़ी बनाकर बेचेंगे, और वो भी आंगन में नहीं बल्कि आगे चौराहे पर, जहां से अस्पताल, स्कूल और फैक्ट्री सब पास पड़ते हैं। वहां हमारा काम और भी अच्छा चलेगा। संध्या के हाथ में कमाल का जादू था। उसके हाथ की खिचड़ी का जादू तो धीरे धीरे लोगों पर चलने ही लगा था। अब दोनों पति पत्नी ने ठेला अस्पताल के बाहर लगा लिया। तभी वहां से रौनक गुजरा, जो अस्पताल से किसी से मिलकर आ रहा था। ठेले की खिचड़ी की महक उसे अपने पास आने से रोक नहीं पाई। अरे वाह, कितनी अच्छी महक है। एक प्लेट मेरे लिए भी लगाना। तो वो क्या ना, अभी तक कोई खाना बनाने वाली मिली नहीं। और तुम्हारी बहन, वो तो बहुत ही आलसी है। खाना बनाना तो उसको आता ही नहीं, इसलिए कई दिनों से बाहर का खाना ही खा रहा हूं। लेकिन अब इतना बाहर का मसालेदार खाना खाकर भी पेट खराब रहने लगा है, इसलिए आज ये हल्की खिचड़ी ही पैक करवा कर ले जाता हूं। रौनक खिचड़ी लेकर घर गया, जिसे खाते ही स्वाति ने कहा, ये खिचड़ी तो बड़ी टेस्टी है, ऐसी संध्या बनाती थी। अरे मैडम, ये उसी की बनाई हुई खिचड़ी है। उसने खुद का खिचड़ी का ठेला खोल लिया है। अब वो खिचड़ी ही इतनी स्वादिष्ट बनाती है तो खाना कितना अच्छा बनाती होगी। और एक तुम हो जिसे खाना भी बनाना नहीं आता। मेरी तो जिंदगी नाश हो गई, जो तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। ये सुनकर स्वाति गुस्से से लाल पीली हो गई और संध्या से जलने लगी। उस 2 कौड़ी की संध्या की इतनी मजाल कि उसके कारण मेरा पति मुझे 10 बातें सुनाए। अब देखो मैं कैसे उसे मजा चखाती हूँ। स्वाति ने वो खिचड़ी सारी रात बाहर ही रख दी, जिससे वो खराब हो गई। और अगले दिन वो खिचड़ी ले जाकर संध्या के ठेले पर पहुंची, जहां ग्राहकों की भीड़ थी। वो गुस्से में बोली, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो। देखो सब लोग, मैं इससे खिचड़ी लेकर गई थी, देखो इसमें से कैसी बदबू आ रही है। खराब दे दी इसने, देखो तो कैसी बदबू आ रही है। हाँ, बदबू तो आ रही है। वो सब ग्राहक उसको भला बुरा कहने लगे। ये देख स्वाति बहुत खुश हुई, लेकिन तभी वहां रौनक आ गया। उसे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। बेवकूफ, ये खिचड़ी तो कल के लिए आई है, जो मैं लेकर गया था। तो अपनी ही बहन से जलन के मारे इतनी चिढ़ने लगी कि तूने उसके काम को बर्बाद करने की सोची। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये बेचारी इतनी मेहनत से सब काम कर रही है। अरे तो ये दोनों बहनों की बात है। ओहो, अच्छा, यानी बाकी सब ठीक है। बहन जी, आप तो हमारे लिए ठेले वाली खिचड़ी लगा दीजिए, हम तो यही खाएंगे। हमारी जुबान से अब इसका स्वाद नहीं जा सकता। हाँ। स्वाति शर्म के मारे वहां से चली गई और अब संध्या के पास और भी ज्यादा ग्राहक आने लगे। उसके ठेले की खिचड़ी फेमस हो गई। आसपास के अस्पताल से भी लोग उसके पास आने लगे, जिससे अब उसकी खूब आमदनी होने लगी। कुछ ही दिनों में उसने खुद की बहुत बड़ी कोठी बना ली, स्वाति से भी काफी बड़ी, और अपना खुद का रेस्टोरेंट भी खोल लिया, जिसमें वो खिचड़ी स्पेशल बेचने लगी।